हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जून 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा छठा मेजर टॉपिक है। तो इस मेजर टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सामाजिक मुद्दे कि जून माह में क्या इससे रिलेटेड समसामयिक घटनाक्रम रहे, तो सबके बारे में विस्तृत में चर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक आता है सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण कार्य के संदर्भ में कि हाल ही में क्या संदर्भ रहा, इसके पीछे क्या आयाम रहे, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एडवांस सोशल जस्टिस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा एडवांसिंग सोशल जस्टिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देकर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है। सामाजिक न्याय के बारे में जानते हैं कि सामाजिक न्याय के संदर्भ में क्या कहा गया है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य होता है कि निष्पक्षता, समानता तथा अपनी बात कहने या निर्णय लेने के अधिकार तथा अपने जीवन का विकास करने वाले साधन से होता है। इसके 4 आयाम होते हैं जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसके अंतर्गत पहला आयाम आता है सार्वभौमिक मताधिकार। ये मानवाधिकार व क्षमताएं जिनमें यथोचित जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और सामाजिक सुरक्षा होता है। दूसरा आता है अवसरों की समान पहुंच का होना कि सार्थक कार्य प्राप्त करने और समाज में योगदान करने का अवसर होना। उचित वितरण होना कि समाज में से सबसे वंचित व कमजोर लोगों के लिए विशेष ध्यान देते हुए आर्थिक समृद्धि के लाभों का उचित वितरण करना। और चौथा आता है जस्ट ट्रांजेक्शन के संदर्भ में कि यह वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी, पर्यावरण आदि से जुड़े परिवर्तन इसके संदर्भ में इसके 4 प्रमुख आयाम है। आप जानते हैं सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण कार्य के संदर्भ में कि यह होता क्या है। इसे ILO या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा गरिमापूर्ण कार्य से तात्पर्य होता है कि स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और मानवीय गरिमा की स्थितियों में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए उत्पादक कार्य से होता है, जो सभी के लिए गरिमापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना सतत विकास का एक अनिवार्य पहलू माना जाता है, जो कि निम्नलिखित के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत पहला आता है कि निम्न आय वाले परिवारों के लिए जीवन यापन हेतु पर्याप्त पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस प्रकार यह गरीबी, असमानता को समाप्त करता है, कमजोर वर्गों के भौतिक कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार को सुनिश्चित करता है। फिर आता है वह श्रमिकों को उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। और फिर चौथा आता है कि लोगों की गरिमा के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है और सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा देता है। इसलिए यह कहा जाता है कि सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण कार्य एक दूसरे को शक्ति प्रदान करता है। जिसे वर्ष 2015 में ILO ने गरिमापूर्ण कार्य एजेंडा लॉन्च किया हुआ था, जिसका उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के लक्ष्य 8 को प्राप्त करने में मदद करना है तथा लक्ष्य 8 गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि से संबंधित होता है। तो यह सतत विकास के 8वें लक्ष्य को फुलफिल करता है। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसकी उत्पत्ति 1919 में वर्साई की संधि के हिस्से के रूप में स्थापित की गई थी। इस संधि के बाद से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और यह संधि इस विश्वास से प्रतिबिंबित करती थी कि सार्वभौमिक और स्थायी शांति केवल तभी हासिल की जा सकती है जब सामाजिक न्याय पर आधारित हो। ILO और UN के बारे में, इसे वर्ष 1946 में ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गया था। इसमें एक त्रिपक्षीय संरचना होती है जिसमें श्रमिकों, नियोक्ताओं, सरकारों को एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है और यह सभी महिलाओं और पुरुषों को गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने हेतु एक विशिष्ट मंच प्रदान करता है। इसके संदर्भ में है। अब आता है कि सामाजिक न्याय को प्राप्त करने की समक्ष चुनौतियों के बारे में कि इसके अंतर्गत पहली चुनौती आती है बदतर सामाजिक स्थिति के संदर्भ में कि ILO के अनुसार 2022 में 685 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। साथ ही 2020 में 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए थे। इसके अलावा 2021 में लगभग 50 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता में जी रहे थे। ये लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों को जुटाने में असमर्थ हैं और इन बुनियादी जरूरतों में सुरक्षित पेयजल, भोजन और स्वच्छता, स्वास्थ्य और आश्रय आदि शामिल होता है। श्रम बाजार की अत्यधिक असुरक्षा के संदर्भ में कि ILO के अनुसार वैश्विक स्तर पर 4 बिलियन से अधिक लोगों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा वैश्विक कार्यबल का 60% से अधिक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगा हुआ है। इसलिए औपचारिक अर्थव्यवस्था में लगे हुए लोगों की तुलना में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगे हुए लोगों के गरीबों के रहने की संभावना दुगनी होती है। अनियमित कार्य के संदर्भ में कि अनियमित कार्य बहुत अधिक विस्तृत होता है और इनका प्रचलन बढ़ रहा है, जबकि जलवायु परिवर्तन के कारण नौकरियों की आजीविका और उद्यमों पर खतरा भी बढ़ रहा है। अत्यधिक असमानता और निरंतर वृद्धि के संदर्भ में किसमें वैश्विक स्तर पर महिलाएं पुरुषों की तुलनाएं 20% कम काम आती हैं। जब लैंगिक भेदभाव किसी अन्य भेदभाव जैसे नस्ल, दिव्यांगता, प्रवासी स्थिति के साथ जुड़ा हुआ होता है तब वेतन में अंतर और अधिक बढ़ जाता है।
स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी लोक सेवाओं और अन्य सार्वजनिक वस्तुओं में निवेश की कमी में असमानता को बढ़ावा देता है। कमजोर होते सामाजिक अनुबंध के संदर्भ में कि इसमें राष्ट्रीय अभिशासन के प्रति असंतोष और उसमें विश्वास की कमी बढ़ रही होती है। साथ ही इसमें समाजों के भीतर बढ़ते ध्रुवीकरण के कारण एकजुटता भी कमजोर हो रही है। बढ़ते संकट के संदर्भ में देखते हैं जिसमें महामारी, मुद्रास्फीति, चरम मौसमी घटनाएं, रूस यूक्रेन युद्ध आदि के कारण मौजूदा असमानता और अन्याय में और अधिक वृद्धि हुई है। अब जानते हैं सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में आगे की राय के संदर्भ में कि इसके लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। पहला आता है कि गरिमापूर्ण कार्य तक पहुंच सुनिश्चित करना, कि यह सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से नौकरियां सृजित की जानी चाहिए। साथ ही यह ऋण बोझ जैसे मैक्रो इकोनॉमिक असंतुलन का समाधान किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के बाहर गरिमापूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार का विविधीकरण महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कृषि क्षेत्र भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र होता है। भूमि और ऋण जैसे उत्पादक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए और ये विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को सूक्ष्म और लघु उद्यमों में जुड़ी महिलाओं के लिए लाभदायक होता है। जलवायु परिवर्तन, समन और अनुकूलन रणनीतियों में रोजगार उद्देश्यों और सामाजिक सुरक्षा नीतियों को शामिल किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरों को नियमित करने के लिए मुद्रास्फीति के साथ साथ समायोजित किया जाना चाहिए। साथ ही मजदूरों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसका कवरेज व्यापक होना चाहिए और इसमें कृषि कामगारों, घरेलू कामगारों और प्रवासी कामगारों में शामिल किया जाना चाहिए और इसका अनुपालन उचित तरीके से किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में उसकी प्रमुख आगे के दिशा निर्देशक है, जिसमें सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास बहाल करने के संदर्भ में भी कहा गया है। प्रौद्योगिकी में उचित परिवर्तन जैसे डेटा गोपनीयता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूर्वाग्रह के जोखिमों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सामाजिक न्याय के वैश्विक गठबंधन के संदर्भ में किसमें सामाजिक न्याय को वैश्विक नीति की अनिवार्यता के रूप में अधिक महत्व प्रदान करेगा। साथ इसके लिए अधिक बहुपक्षीय सहयोग और नीतिगत सुसंगतता की आवश्यकता होगी। और इस ज्ञान के संदर्भ में देखते हैं कि यह जीवन चक्र के दौरान लोगों की सुरक्षा, बचपन में गुणवत्ता देखभाल और शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करना आदि इसके संदर्भ में होता है। अब आता है कि एक कार्य को न्यायसंगत तब माना जाएगा, यदि एक कार्य को कब न्यायसंगत माना जाएगा, तो उसको लिए जब एक कार्य को न्यायसंगत मानने के लिए उसको विभिन्न पहलुओं को अंतर्गत देखा जाता है, तभी उसे न्यायसंगत माना जाएगा। पहला आता है कि वह सभी के लिए समान अवसर और व्यवहार सुनिश्चित करता हूँ। दूसरा आता है वह रोजगार के सुरक्षित स्वरूप और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों की गारंटी देता हूँ। तीसरा आता है वह व्यक्तिगत विकास की संभावना प्रदान करता हो और सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित करता हो। चौथा आता है कर्मचारी अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए संगठित होने के लिए एकत्रित हो। तथा पांचवा आता है वह कर्मचारी और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखता हो। और छठा आता है कि वह एक निश्चित या उचित आय प्रदान करता हो। इसके संदर्भ में तभी इसे न्यायसंगत बनाया जा सकता है। अब आता है इससे संबंधित सुर्खियों के बारे में कि जून माह में क्या संबंधित सुर्खियां रही हैं सोशल इश्यू से संदर्भ में। पहली आती है सतत विकास लक्ष्य के लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के बारे में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों को नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेसिव रिपोर्ट 2023 जारी की है। एसडीजी के गोल्स और टारगेट की निगरानी करने के लिए ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिसमें जीआईएफ को इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप और ऑन एसडीजी इंडिकेटर्स ने तैयार किया हुआ है। आईएईजी एसडीजी कई सदस्य देशों से मिलकर बना होता है, जिसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो होती हैं वह पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा स्थापित किया जाता है और भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के माध्यम से 2021 और 2023 की अवधि के लिए आईएईजी एसडीजी के दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व किया गया है। भारत ने वर्ष 2015 से 2017 और 2017 से 2019 की अवधि के दौरान लगातार 2 बार इसका सदस्य रह चुका है और इसमें जीआईएफ में 231 विशिष्ट संकेतकों सहित 248 संकेतकों का भी उपयोग किया गया। इसके अंतर्गत डेटा संग्रहण तथा संकेतकों पर रिपोर्टिंग करने का काम राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी और अन्य संबंधित संस्थानों द्वारा किया जाता है और इस प्रयास में मंत्रालय के द्वारा 2018 में एक नेशनल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया। एनआईएफ में उन संकेतकों को शामिल किया गया है जो एसडीजी के वैश्विक संकेतकों को संगत होते हैं। इसमें प्रत्येक संकेतक के लिए एक डेटा स्रोतों तथा अलग अलग सर्वेक्षणों से प्राप्त किए गए सरकारी आंकड़े, प्रशासनिक डेटा और विभिन्न जनगणना और उनकी अवधि का भी उल्लेख किया गया है। ग्लोबल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के समान ही एनआईएफ परिवर्तनशील अर्थात जरूरत के अनुसार इसमें नए नए आयामों को शामिल किया गया। वर्तमान में एनआईएफ 2023 में 284 संकेतक हैं और वर्ष 2019 में देखें तो मंत्रालय ने संबंधित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के विकास के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश तैयार किए और उन्हें प्रसारित किया है तथा एसडीजी एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट 2023 में मुख्य निष्कर्षों के बारे में अधिक जानकारी दी गई है।
अब आता है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। नवीनतम लैंगिक अंतराल रिपोर्ट या सूचकांक के अनुसार लैंगिक समानता में भारत में 146 देशों में 127वां स्थान प्राप्त किया है। तो भारत का 146 में से 127वां स्थान है, जिसे 2022 में भारत 135वें स्थान पर था। और भारत में लैंगिक समानता का स्तर 1.4 बिंदुओं पर 8 स्थानों पर सुधार हुआ है। अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसमें पहला आता है कि लैंगिक असमानता को कम करने की जो वर्तमान स्थिति है उसे पूर्ण समानता स्तर तक पहुंचने में 131 वर्ष लग जाएंगे। सूचकांक में आइसलैंड जो 91.2% ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। इसके बाद नॉर्वे, फिर आता है फिनलैंड आता है। भारत में शिक्षा मानक नामांकन मापदंड में बेहतर लैंगिक समानता स्तर प्राप्त कर लिया है, जिसमें भारत में आर्थिक भागीदारी और अवसर मानदंड में केवल 36.7% ही समानता स्तर प्राप्त कर लिया गया है। और राजनीतिक सशक्तिकरण मापदंड में मात्र 25.3% ही समानता स्तर प्राप्त किया जा चुका है। लैंगिक समानता के मामले में बांग्लादेश, भूटान, चीन, श्रीलंका, नेपाल का स्थान भारत से बेहतर रहा है। भारत का 127वां रहा है तथा बांग्लादेश का 59वां, भूटान का 103वां और चीन का 107वां और श्रीलंका का 115वां, नेपाल का 116वां और भारत का 127वां है 146 देशों में। भारत में लैंगिक समानता के सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या पहले स्टार्ट की गई? पहले सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य व उत्तरजीविता में सुधार के संदर्भ में पहली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी राष्ट्रीय महिला कोष, तीसरी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और चौथी सुकन्या समृद्धि योजना आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत चलाई गई हैं। और शिक्षा प्राप्ति में सुधार के लिए कौन समग्र शिक्षा पहले स्टार्ट की गई? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि इसके अंतर्गत पहले स्टार्ट की गई हैं। और राजनीतिक भागीदारी में सुधार के लिए सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों में 33% सीटें आरक्षित की हुई हैं। जेंडर गैप जो इंडेक्स की मापदंड है उसके अंतर्गत जैसे आर्थिक भागीदारी के अवसर होना, शिक्षा प्राप्ति होना, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण इसके प्रमुख मापदंड हैं। अब आता है लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक रिपोर्ट 2023 के बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। इसका विषय ब्रेकिंग डाउन जेंडर वाइज शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टुवर्ड जेंडर इक्वलिटी होता है। इसमें GSNI की क्षमताओं और अधिकारों में लैंगिक समानता से संबंधित विश्वासों, पक्षपातों तथा पूर्वाग्रहों को दर्शाया जाता है। साथ ही इसमें लैंगिक असमानताओं के मूल कारणों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। GSNI में 4 प्रमुख आयाम और उनके संकेतक शामिल होते हैं, जिसके आयाम और संकेतक के संदर्भ में देखें कि इसमें आयाम जैसे राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और शारीरिक स्वायत्तता होता है। जिसमें राजनीतिक आयाम के अंतर्गत इसके संकेतक है लोकतंत्र के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना और पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर राजनीतिक साबित होते हैं। शैक्षिक के संदर्भ में कि इसमें विश्वविद्यालय महिलाओं में तुलना में पुरुषों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक के संदर्भ में देखें कि यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में नौकरियां अधिक अधिकार होने चाहिए तथा महिलाओं की तुलना में पुरुष व्यवसाय के बेहतर संचालक होते हैं। शारीरिक स्वायत्तता के संदर्भ में देखें कि इसमें इंटीमेट पार्टनर द्वारा के साथ हिंसा तथा जनन संबंधी अधिकार की स्थिति इसमें इसके संकेतक होते हैं। इसके प्रमुख आयाम और संकेतक है। अब प्रत्येक संकेतक को 1 और 0 मान होता है और जब कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है तो उसका मान 1 होता है और यदि कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता है तो उसका मान 0 होता है। GSNI में वर्ल्ड वैल्यू सर्वे से 7 प्रश्नों की प्रति अनुक्रिया के आधार पर निर्मित किया गया है, जिसमें 80 देशों और राज्य क्षेत्रों में डेटा का उपयोग करके 7 संकेतकों का सर्जन करने के लिए उपयोग किया गया है। इस प्रकार से सूचकांक में विश्व की 85% जनसंख्या को कवर करता है। सूचकांक के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो उसमें से 10 में से करीब 9 महिलाओं और पुरुषों के महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं, जिसमें लगभग 50% लोगों का मानना होता है कि महिलाओं की तुलनाओं में पुरुष बेहतर राजनीतिक साबित होते हैं। और निम्न और उच्च मध्य मानव विकास सूचकांक में लैंगिक पूर्वाग्रह देखा गया। लिंग आधारित सामाजिक मानदंडों के बने रहने के कारण में पहला आता है माता पिता के व्यवहार में कम उम्र में ही लिंग आधारित मानदंडों का समाजीकरण होना, भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं और लिंग आधारित अनुक्रम का संस्थानीकरण होना, सामाजिक स्वीकृति जिसमें सामाजिक मानदंडों का पालन करने के लिए आचरण को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता है। अब आता है आधुनिक दास्ता के संदर्भ में कि मॉडर्न स्लेवरी के बारे में। हाल ही में प्रकाशित एक नई सूचकांक के आधार पर भारत समेत G20 समूह के देशों में आधुनिक समान दास्ता को बढ़ावा दे रहे हैं।
वॉक फ्री फाउंडेशन ने वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 जारी किया है, जिसमें 160 देशों में आधुनिक दास्ता की स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह सूचकांक ILO और वॉक फ्री या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा जारी एक डेटा का उपयोग किया गया है। आधुनिक दास्ता एक शोषण की एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहाँ कोई व्यक्ति डर, हिंसा, दबाव, छल और ताकत के दुरुपयोग के कारण ना तो कार्य करने से मना कर सकता है, ना ही कार्य छोड़कर जा सकता है। आधुनिक दास्ता एक व्यापक शब्दावली होती है जिसमें दमन के अलग अलग तरीकों को दर्शाया गया है। तो जानते हैं कि आधुनिक दास्ता के आयामों के बारे में, जिसमें पहला आता है बलाश्रम। बलाश्रम के संदर्भ में देखें कि इसमें लैंगिक शोषण, घरेलू दास्ता, बाल मजदूरी और मजदूरी के घृणित रूप में, मानव तस्करी के संदर्भ में घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और श्रम संबंधी शोषण और लैंगिक शोषण के लिए तस्करी, जबरन विवाह के परिणाम के रूप में बलाश्रम इसमें दिखाया गया है। और आधुनिक दास्ता और दास्ता जैसी प्रथाओं में, जैसे जबरन विवाह, दृढ़ दास्ता, बच्चों का सैनिक रूप में उपयोग, और जिसमें दास्ता और दास्ता जैसी प्रथाओं की तस्करी के संदर्भ में इसको दिखाया गया है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई इसमें दिखाई गई हैं। और अब आता है सूचकांक के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें तो इसमें आता है कि 2021 में प्रतिदिन लगभग 50 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता की स्थितियों का सामना कर रहे हैं, और वर्ष 2016 में इसमें 10 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। 50 मिलियन में से 28 मिलियन लोग बलाश्रम और 22 मिलियन लोग जबरन विवाह के उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। और भारत इस सूचकांक में शीर्ष पर है, जहां सर्वाधिक 11 मिलियन लोग बलाश्रम के लिए विवश हैं, जिसमें चीन और रूस आता है। और इसमें आधुनिक दास्ता का प्रचलन उत्तर कोरिया में है, जिसमें दूसरे नंबर पर इरिट्रिया आता है, और जिसमें सबसे कम प्रचलन स्विट्जरलैंड में, उसके बाद नॉर्वे का आता है। दास्ता के प्रमुख कारक में आता है जलवायु क्षरण, लैंगिक असमानता और कोविड-19 और संघर्ष है। अब इस सूचकांक में की गई सिफारिशों के संदर्भ में देखें कि इसमें अलग अलग स्तरों पर आधुनिक दास्ता की पहचान करने के उनके प्रति कार्रवाइयाँ करना चाहिए। लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा जाल को मजबूत करने की आवश्यकता है, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को मानवाधिकारों के ऊपर रखने वाली प्रवासन नीतियों में निरस्त किया जाना चाहिए। ग्लोबल ट्रेड्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2022 रिपोर्ट के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने द ग्लोबल ट्रेड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में के मुख्य बिंदुओं पर जाने के इसमें पहली आती है कि शरण चाहने वाले शरणार्थी इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति। तीसरे आते हैं राष्ट्रविहीन व्यक्ति, तथा चौथे आते हैं जो अपने मूल क्षेत्र या मूल देश में वापस लौट गए। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख व्यक्ति आते हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसमें देखते हैं कि दुनिया में लगभग 108.4 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है, जिसमें उत्तरदायी कारण है उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन आदि होता है, जिसमें सामाजिक और जलवायु संकट के कारण जबरन पलायन करने वाले लोगों की संख्या 2021 की तुलना में 2022 में 21% थी, जिसमें अब तक से सबसे तीव्र मानी गई हो। जबरन विस्थापित किए गए लोगों में 30% बच्चे हैं। निम्न और मध्य आय वाले देशों में विश्व के 76% शरणार्थियों को शरण दी गई है। विश्व में 4.4 मिलियन लोग राष्ट्रविहीन है, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता निश्चित नहीं है, और यह आंकड़ा 2% तक है। इसमें रिपोर्ट की में मुख्य सिफारिशों के बिंदु को देखते हैं। पहला आता है कि स्वेच्छा से मूल देश में वापसी और किसी तीसरे देश में पुनर्वास जैसी स्थायी समाधान चरणबद्ध तरीके से किया जा सकते हैं। शरणार्थियों की क्षमता में निर्माण कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में ध्यान केंद्रित किया गया है। स्थानीय समुदायों के लिए एकीकृत होकर शरणार्थी मेजबान देशों में एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, और इसके अतिरिक्त आजीविका के बेहतर अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के बारे में कि इसकी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी उत्पत्ति, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1950 में की गई थी, जिसका उद्देश्य संघर्ष, उत्पीड़न के कारण अपने मूल देशों को भागने को विवश लोगों को जीवन को बचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। इसका कार्य शरणार्थी तथा शरण संबंधी कानूनों, नीतियों में सुधार लाने और उनकी निगरानी करने के लिए देशों के साथ मिलकर कार्य करता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। अब आता है यूजीसी ये विनिमय 2023 के बारे में। इंस्टीट्यूट डीम्ड टू यूनिवर्सिटी विनिमय 2023 के बारे में इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी विनिमय 2023 को जारी किया है। ये नए विनिमय में यूजीसी विनिमय 2019 के स्थान पर जारी किए गए हैं, और ये विनिमय विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता, उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने और अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करने और उच्चतर शिक्षा परिदृश्य में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें पहले 2010 में विनिमय अधिसूचित किए गए थे, और 2016 और 2019 में इसे संशोधित किया गया। नए विनिमयों में मुख्य संशोधनों पर नजर डालें तो इसके अंतर्गत आता है कि ये विनिमय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इसमें एक से अधिक प्रायोजक संगठनों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों के समूह को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है आवेदन कर सकते हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दर्जा प्राप्त संस्थान किसी भी विषय क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हालांकि इसके लिए अपनी कार्यकारी परिषद की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है,
हो, जहाँ लागू हो वहाँ संबंधित वैधानिक परिषद की अनुमति भी प्राप्त होती है। अब आता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में। यह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1956 में यह प्रावधान किया गया था कि यह केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 2F के तहत विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी अन्य स्थान में DTBU संस्थान का दर्जा प्राप्त प्रदान कर सकती है और इस तरह से यह दर्जा प्रदान करने होने के पश्चात ऐसे संस्थान को एक विश्वविद्यालय समझा जाएगा। इसके संदर्भ में अब आता है डीम टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड के बारे में कि ऐसा स्थान NAAC A ग्रेड का होना चाहिए और उसे 3 लगातार चक्रों में कम से कम प्राप्त हुए हों। संस्थान को पात्र शैक्षणिक कार्यक्रम के 2/3 के लिए लगातार 3 चक्रों में राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड की प्रत्यानयन प्राप्त होना चाहिए। संस्थान को पिछले 3 वर्षों में लगातार नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की किसी भी विशिष्ट श्रेणी की 50वीं रैंक शामिल होनी चाहिए तथा संस्थान के पिछले 3 वर्षों में लगातार NIRF की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों को शामिल होना चाहिए। अब आता है उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की इंडिया रैंकिंग के बारे में कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग का 8वां संस्करण जारी किया है। यह रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क पर आधारित होती है, जिसमें इसकी 5 व्यापक श्रेणियां होती हैं। पहली आती है शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, दूसरा आता है अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास, तीसरी आती है स्नातक परिणाम, चौथी आती है समावेशिता और आउटरीच और 5वीं आती है धारणा। इसके 5 आयाम है, जिसमें आता है इंडिया रैंकिंग 2023 में नया संस्करण में क्या नया है, जिसमें आता है कि कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों का एक नामक एक नया विषय शामिल किया गया है, जिसमें इस रैंकिंग में नवाचार रैंकिंग को शामिल किया गया है, जिसे अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में शामिल किया गया है। आर्किटेक्चर के दायरे का विस्तार इसे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग नाम दिया गया है। समग्र रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को सर्वोच्च रैंकिंग प्रदान की गई और इसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान का स्थान आता है और यह रैंकिंग शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा और फैकल्टी से संबंधित संकेतकों पर आधारित होता है। विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2023 के बारे में। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय ने विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। इसके अंतर्गत यह अवैध मादक पदार्थ और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ अभियान चलाने वाली एक प्रमुख वैश्विक संस्था है, जिसका मुख्यालय वियना में है। यह सदस्य देशों को अवैध मादक पदार्थों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में तकनीकी सहायता, अनुसंधान और विनियामक समर्थन प्रदान करता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो पहला आता है कि पिछले 1 दशक में दुनिया भर में मादक पदार्थों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 23% से बढ़कर 296 मिलियन हो गई है और पिछले 1 दशक में मादक पदार्थों के उपयोग संबंधी विकारों से संबंधित पीड़ित लोगों की संख्या में 45% से बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर बल दिया गया है, जिसमें पहली आती है कि मादक पदार्थों से संबंधित विषमताओं और असमानताओं की पर मादक पदार्थों के दुरुपयोग की घटनाओं, असमानताओं तथा सामाजिक और आर्थिक विषमताओं प्रेरित और संचालित होती हैं। वैश्विक उत्तर और दक्षिण, शहरी और ग्रामीण बस्तियों में उपाबादी के बीच विद्यमान असमानताएं मादक पदार्थ से होने वाले नुकसान में अपना योगदान देती हैं। अवैध मादक पदार्थों पर आधारित अर्थव्यवस्था संघर्ष, मानवाधिकारों के हनन, पर्यावरणीय विनाश को बढ़ावा दे रही हैं और वनों की अवैध कटाई, खनन, भूमि पर कब्जे के साथ साथ वन्य जीवों की तस्करी से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और अमेजन के वन इसके उदाहरण हैं। साहिल क्षेत्र में मादक पदार्थों का दुर्व्यवहार गैर राज्य सशस्त्र विद्रोही समूहों को वित्त पोषित कर रहा है। नियंत्रित दवाओं के चिकित्सीय उपयोग को विनियमित करने में लोक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना तथा सिंथेटिक मादक पदार्थों को बढ़ता प्रभाव, जिसमें मेथाम्फेटामाइन, फेंटानिल जैसे सिंथेटिक मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाले अपराधी कानून और प्रवर्तन के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। इसके संदर्भ में यहाँ पर सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को फिनिश करेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।